फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। तो आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग केबीसी नैनो का बुक है, जो ये सामान्य ज्ञान का जो पुस्तक है, आप लोग इसको देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। हम लोग इसको पूरी तरीक़े से सॉल्व करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध। इसमें आप लोग हैदर अली और टीपू सुल्तान और आंग्ल मैसूर युद्ध पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग का परीक्षा जो होने वाला है बीपीएससी का, उसको नज़र में रखते हुए हम लोग इस बुक को जल्दी से जल्दी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैसूर का युद्ध, मतलब मैसूर के संबंध अंग्रेज़ों से। और आप लोगों का इसमें हैदर अली आता है और टीपू सुल्तान भी आते हैं। चलिए देखते हैं। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडुगल में एक शस्त्रागार की स्थापना की और 1760 ईस्वी में वाडियार वंश से सत्ता छीनकर मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। हैदर अली ने 1755 ईस्वी में फ्रांसीसियों के सहयोग से डिंडुगल में एक शस्त्रागार की स्थापना की और 1760 ईस्वी में वाडियार वंश से सत्ता छीनकर मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। हैदर अली ने कर्नल वेली को हरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया और यह खबर सुनकर हेक्टर मुनरो ने युद्ध से भाग खड़ा हुआ। हैदर अली ने कर्नल वेली को हरंदी के युद्ध में पराजित कर दिया और यह खबर सुनकर हेक्टर मुनरो ने युद्ध से भाग खड़ा हुआ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1781 में आयरकूट ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। 1781 में आयरकूट ने पोर्टनोवा के युद्ध में हैदर अली को परास्त कर दिया। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हो जाती है। हैदर अली की मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान कब होता है इसका मृत्यु? तो 1782 ईस्वी को हैदर अली का मृत्यु हो जाता है। फिर इसके बाद आता है टीपू सुल्तान। वेलेज़ली को आयरलैंड के लॉर्ड सभा ने मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की। वेलेज़ली को आयरलैंड के लॉर्ड सभा ने मार्क्वेस की उपाधि प्रदान की। तो मार्क्वेस की उपाधि किसको मिली थी? तो वेलेज़ली को मिली थी आयरलैंड के लॉर्ड सभा के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। हैदर अली का उत्तराधिकारी उसका पुत्र टीपू सुल्तान हुआ। टीपू सुल्तान ने 1787 ईस्वी में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में फ्रांस एवं मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होकर जैकोबिन क्लब की स्थापना की। तो आप लोग के पेपर में सवाल आया कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसके द्वारा किया गया था और इसका मेंबर कौन बना था? तो टीपू सुल्तान कब बना था? 1787 ईस्वी को जैकोबिन क्लब का मेंबर बना था। कौन? टीपू सुल्तान। इसको ऐसे याद कर सकते हैं। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 ईस्वी के समय अंग्रेजी सेना को वेलेज़ली, हैरिस, स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1799 के समय अंग्रेजी सेना को वेलेज़ली, हैरिस, स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। इसमें टीपू सुल्तान मारा जाता है। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और यह युद्ध समाप्त हो जाता है और मैसूर पर अंग्रेज़ों का शासन हो जाता है। अंग्रेज़ों एवं मैसूर के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। अंग्रेज़ों एवं मैसूर के मध्य 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे, जो कि इस प्रकार है। प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1767 ईस्वी से 1769 ईस्वी में हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। उस समय हैदर अली मैसूर का शासक था और यह युद्ध मद्रास की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। कब हुआ था यह संधि? 1769 ईस्वी को मद्रास की संधि हुई थी। किस के बीच हुई थी मद्रास की संधि? तो हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच मद्रास की संधि हुई थी। आंग्ल प्रथम युद्ध में हुआ था यह संधि। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी में हुआ था और उस समय गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान तो द्वितीय युद्ध में मारा जाता है। फिर उसके बाद टीपू सुल्तान इस युद्ध में भाग लेता है और यह युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। तो मंगलोर की संधि आप लोग याद रखिएगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलोर की संधि के द्वारा समाप्त होता है। हम लोग देखते हैं थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ था और उस समय कॉर्नवालिस था गवर्नर और मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था और यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था,
जो कि 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध देखते हैं, जो कि 1799 ईस्वी को हुआ था और उस समय गवर्नर लॉर्ड वेलिजली थे और उस समय मैसूर का शासक टीपू सुल्तान था। और इसमें कोई संधि नहीं होता है क्योंकि टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल युद्ध में मारा जाता है। तो जब वो आदमी ही नहीं रहेगा तो संधि किससे करेगा। तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर पर पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ों का अधिपत्र हो जाता है, यानी कि पूरी तरीक़ा से अंग्रेज़ वहाँ पे शासन करने लगते हैं। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, एक बार फिर से वीडियो को आगे देख लीजिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की और उसने 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू सुल्तान ने पादशाह की उपाधि धारण की और 1796 ईस्वी में नौसेना बोर्ड का गठन किया। टीपू सुल्तान ने मैत्री के उद्देश्य से अरब, कुस्तुनिया और मॉरिशस में अपना दूत भेजा। टीपू सुल्तान ने मैत्री के उद्देश्य से अरब, कुस्तुनिया और मॉरिशस में अपना दूत भेजा। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। टीपू सुल्तान ने आधुनिक कैलेंडर की शुरुआत की थी। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को उपयोग में लाया तथा नाप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। टीपू सुल्तान ने सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को उपयोग में लाया तथा नाप तोल के लिए नए पैमाने को अपनाया। आगे बढ़ते हैं। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों को पूर्ण निर्माण करवाया। तो किसके सम्मान में टीपू सुल्तान ने मंदिरों को पूर्ण निर्माण करवाया था? तो जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में टीपू सुल्तान ने मंदिरों को पूर्ण निर्माण करवाया था। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी मंदिर में शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी के मंदिर में देवी शारदा की मूर्ति के निर्माण के लिए धन दिया था। टीपू सुल्तान का एक कथन है, यानी कि टीपू सुल्तान ने कहा है कि शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना अच्छा नहीं। शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह लंबी ज़िंदगी जीना बेहतर नहीं है। ये किसका कथन है? तो टीपू सुल्तान का कथन है। तो याद रखिएगा, आप लोगों को परीक्षा में पूछा जा सकता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। समाजवादी लेखकों ने टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा। समाजवादी लेखकों ने टीपू सुल्तान को सीधा साधा दैत्य कहा। युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पूर्ण वाडियार वंश के एक बालक, जिसका नाम कृष्ण राय, को बिठा दिया तथा किनारा, कोयनबटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज में मिला लिया। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग इसको फिर से देखते हैं। युद्ध की समाप्ति के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पूर्ण वाडियार वंश के एक बालक, जिसका नाम कृष्ण राय था, उसको बिठा दिया और कनारा, कोयनबटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज में मिला लिया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बंदा बहादुर ने मुगलों के विरुद्ध 2.5 फट की नीति अपनाई। और ये 2.5 फट की नीति क्या कहता था? तो पहले आक्रमण करना, फिर भगाना, फिर वापस लौट कर अचानक ज़बरदस्त आक्रमण करना। पहले आक्रमण करना, फिर भागना, फिर वापस आकर अचानक ज़बरदस्त आक्रमण करना। यह नीति किसने अपनाई थी? तो बंदा बहादुर ने यह नीति अपनाई थी। किसके विरुद्ध? उत्तर भारत में मुगल का राज चल रहा था, उसके विरुद्ध बंदा बहादुर ने ये नीति अपनाई। ये हम लोग आखिरी लाइन है। शहादरा कत्लगड्डी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। शहादरा कत्लगड्डी के नाम से विख्यात, जहां बंदा ने हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। तो आप लोग का ये टॉपिक समाप्त होता है। हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक में। अगले वीडियो में हम लोग आंग्ल सीख देखने वाले हैं। तो आप लोग का ये टॉपिक पूरी तरीके से समाप्त होता है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। मेरी प्रयास रहेगी कि आप लोग का बीपीएससी का पेपर है, उससे पहले मैं ये बुक को जितना हो सके समाप्त करने का कोशिश करूँगा। तो आप लोग ऐसे ही नई वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें।